चलिए, तो अब हम यहाँ पे पहले सीख लेते हैं फैराडेज लॉ क्या है। फैराडेज के दोनों लॉ पढ़ लेते हैं और फैराडेज लॉ के बाद नस्ट इक्वेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैराडेज के फर्स्ट लॉ की। फैराडेज ने अपना फर्स्ट लॉ में क्या बताया था, समझिएगा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। दो टाइप के सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहां पर हम जिस सेल की बात कर रहे हैं वो कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है? ऐसे सेल के अंदर हम कौन सा करंट पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और ये सेल बना कैसे होता है? जब दो मेटल प्लेट को किसी सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डिप करके डाला जाता है तब जाकर के हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनता है। इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को एनोड बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। जिस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे वहां पे दो टाइप के आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है और एक कौन होता है? एनायन होता है। एक कैटायन होता है और एक कौन होता है? एनायन। अब कैटायन क्या करता है? मान लीजिए एक प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज है और एक प्लेट आपकी कैसी चार्ज है? पॉजिटिव। तो जो कैटायन है वो नेगेटिव प्लेट पे डिपॉजिट होगा और एनायन जो है वो पॉजिटिव प्लेट पे डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से ये आयन सॉल्यूशन के अंदर अपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करते हैं? मूव करते हैं। और आयनों का इस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करना से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इस सॉल्यूशन के अंदर भेजेंगे और कितने अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था किसने? फैराडेज। यानी फैराडेज एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप between the amount of electrolyte deposited at the electrode and the charge passed in the electrolytic solution। आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करोगे उसी हिसाब से इसके ऊपर क्या डिपॉजिट होगा? करंट। जैसे हम बैटरी अपनी मोबाइल फोन ले लो, मोबाइल फोन को जब चार्ज करते हो तो मान लो 10 मिनट तक चार्ज किए हो तो कुछ कम परसेंटेज चार्ज होगा, 20 मिनट तक चार्ज करोगे और ज्यादा चार्ज होगा, 30 मिनट तक चार्ज करोगे और ज्यादा चार्ज होगा। यानी कितना एम्पियर ऑफ करंट आ रहा है, कितने टाइम तक पास हो रहा है, इससे समझ में आ जाता है कि बैटरी को चार्ज होने में टोटल कितना टाइम लगेगा। अभी जो स्मार्ट मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, इन सब में जब आप देखोगे तो वो बता देता है कि अप्रॉक्स कितने टाइम बाद आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। वो टाइम कैलकुलेट करके बता रहा है। यानी कैसे कैसे पता उसको? हमें उसके पता है कि कौन सा चार्जर लगा के रखे हो, कंपनी का जो चार्जर है वो चार्जर कितने वोल्ट का करंट उसको अंदर भेज रहा है, बैटरी को टोटल कितना करंट चाहिए वो भी पता है। यानी कितना चार्ज आ रहा है और कितना चार्ज चाहिए, इसको डिवाइड करके वो टाइम का मैनेजमेंट बता देता है कितने टाइम बाद आपकी बैटरी चार्ज। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक के ऊपर बेस्ड सारी चीजें आ रही हैं। जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं उनका काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज हो रहे हैं। तो अगर पता चला चार्जिंग रेट बहुत स्लो रहेगी तो दिक्कत होगा ना। हम पॉइंट बढ़ाते जा रहे हैं, ज्यादा वोल्टेज का करंट उसके अंदर पास करेंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज का करंट पास करेंगे उतने जल्दी आपकी बैटरी चार्ज होगी। अब ये नहीं है पता चला एक तो अपने मतलब मोबाइल फोन वाली बैटरी ले लेंगे बढ़िया सा 2,500-4,000 वोल्टेज का करंट भेज के बस छुआ देंगे तुरंत चार्ज हो जाएगा, चार्ज होगा निकाल लेंगे, पकड़े छुआए चार्ज बात खत्म, ऐसे कर देंगे। तो भाई जिसको करंट दे रहे हैं उसकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए होल्ड करने की। तो यहां पर ये सिखा क्या रहे हैं कि कितने एम्पियर का करंट आप भेजेंगे, जितने एम्पियर का करंट भेजेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये बैटरी आपकी क्या होगी? चार्ज। तो अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ए और बी है ये इसके ऊपर क्या होते जाएंगे? डिपॉजिट होते जाएंगे। तो धीरे धीरे ये रॉड क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी। अब जो रॉड मोटी हो रही है इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है उसे हम W से इंडिकेट करेंगे। और जितना चार्ज हम इसके अंदर पास कर रहे हैं उसे हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? Q से। यानी जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो उसमें पास किए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर Q कूलम्ब का चार्ज पास कर रहे हैं तो W अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। अब अगर मैं W को W रखूं और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं Z, तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q हो जाता है। जहां पे Q इक्वल टू हम समझ सकते हैं कि I इंटू T होता है। I इंटू क्या होता है? T। I क्या बताता है? अब ध्यान से सुनो, I इज इक्वल टू हो गया करंट,
करंट, टी क्या बता दिया, टाइम, कितने देर तक भेजोगे, क्यू क्या बता रहा है, चार्ज, क्या बता रहा है, चार्ज, जेड क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जेड होता है। अब अगर जेड बराबर भी हम निकालना चाहें तो जेड बराबर ई अपॉन एफ होता है। जेड इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन एफ। किसी भी कंपाउंड के इक्विवेलेंट मास को फैराडे कांस्टेंट से डिवाइड करने से हमें जेड की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर मैं ऐसे वैल्यू को आगे कंटिन्यू करूं तो W इज इक्वल टू जेड के जगह क्या लिख सकते हैं, E, और यहाँ पे क्या F, और यहाँ पे लिख दो I इंटू क्या T। तो W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी अपॉन एफ। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बताओ E बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन चार्ज, मोलर मास अपॉन। तो अगर मैं यहाँ पे W बराबर और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो गया मोलर मास, यहां मैं Q लिख दे रहा हूं I इंटू टी को, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसके जगह N इंटू एफ की जगह 96500, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 होती है। अब यहां से मैं फिर से बता दूं कौन क्या क्या है, M डैश क्या है, मोलर मास, किसका मोलर मास होगा, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर मास ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइट, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट को डिपॉजिट कर रहे हैं उसका मोलर मास। N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है, और 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है 96500 क्या कूलम, ठीक है। और बाकी सब पता ही आपको, Q क्या होता है वहां बता ही दिया हूं, W क्या होता है बता चुका हूं। तो इस तरह से हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड is directly proportional to charge passed in the electrolytic solution. The amount of electrolyte deposited at the electrode is directly proportional to the charge passed in the electrolytic solution. अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, वो कौन है, Z। तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q हो गया। अब Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू T, तो I क्या हो गया करंट, T क्या हो गया टाइम, Q क्या है चार्ज। तो Z की को बोलते क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो Z बराबर E अपॉन क्या हो गया F, हम बदल करके लिख सकते हैं W इक्वल टू E अपॉन F इंटू I इंटू T। तो W इक्वल टू M डैश इंटू Q अपॉन N। अब M डैश कैसे आया, यहाँ किसी को डाउट हो तो वो ऐसे कर सकता है कि E बराबर होता है M डैश अपॉन N। क्लियर है, आगे बढ़े फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे का सेकंड लॉ का कॉम्प्लेक्स क्या था कि इन्होंने कहा सेकंड लॉ में कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मान ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, यानी अब हमें क्या है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, हमें ह्यूज अमाउंट में चाहिए। आप कहीं जाओगे किसी बड़ी जगह पे, किसी बैंक में जाओ या कहीं भी जाओ, जब लाइट कट होती है तो बीच में पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए सडन सब ऑफ ना हो, वहां पे कई सारे बैटरी को आपस में कनेक्ट करके पावर वोल्टेज बनाया जाता है, ताकि किसी भी कंडीशन में कुछ भी देर के लिए भी वहां पे लाइट शॉर्टेज ना हो। लाइट कट हुई, जनरेटर चालू करने और लाइट कटने के बीच का टाइम इंटरवल बैटरी संभाल ले जाए, कितना भी चार्ज की रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरह से कई सारी बैटरी को आपस में क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। तो जब कई सारी बैटरी को आपस में जोड़ोगे यानी हर बैटरी का जो पावर है वो आपस में यूनाइट होगी, एक बन जाएगा। और जब चार्ज होगी तो सारी बैटरियां एक साथ चार्ज होंगी और डिस्चार्ज होगी तो सब एक साथ होंगी, यानी इसका मतलब उनको एक दूसरे के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना, कनेक्ट कर देना है, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीरीज मैनर में कनेक्ट करना। तो हम यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक से ज्यादा सेल को सीरीज मैनर में, एक से ज्यादा बैटरी को सीरीज मैनर में कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो अब बताओ अगर एक से ज्यादा बैटरी को आप सीरीज मैनर में कनेक्ट कर दोगे तो फिर कैसे इसका कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा। जब आप एक से ज्यादा बैटरी को सीरीज मैनर में कनेक्ट करोगे तब तो आप नहीं कर सकते ना कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड हो रहा है वो उसमें पास किए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हर एक में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, यही तो समझना है। तो फैराडेज ने सेकंड लॉ का डेफिनेशन समझिएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ,
the amount of electrolyte deposited at the electrode is directly proportional to the equivalent mass of that electrolyte. देखो मान लो यहां पे हमारे पास एक कंटेनर ये फर्स्ट हो गया और ये मान लो सेकंड हो गया। अब इन दोनों में हमने क्या किया, एक को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे मान लो कनेक्ट कर, ये कनेक्शन हो गया एक का। ऐसे मेरे पास दूसरा भी है, अब इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं दो ही बैटरी लेके चल रहा हूं। इन दोनों का, एक का एनोड और एक का कैथोड ले जाके कहां से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, पावर सप्लाई से, जहां से हमने करंट मिलना है, ये कनेक्ट हो गया। अब दोनों के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। तो ध्यान रहे दोनों के अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम फिल कर रहे हैं, सेम नहीं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल कर रहे हैं। ये फिल कर दिया। तो अगर मान लेते हैं इसके अंदर हमने ZnSO4 फिल किया है, तो इसके अंदर हम क्या मान लेते हैं, कॉपर सल्फेट फिल कर रहे हैं। मतलब एक नहीं होगा, अलग अलग सेल ले रहे हैं तो अलग अलग वो रहेगा। अब कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड होगा वो उसमें पास किए गए चार्ज नहीं, बल्कि उन कंपोनेंट के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात कैसे समझ में आई, देखो चार्ज के होता तो चार्ज तो दोनों में बराबर भेजा गया, लेकिन इसमें अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट हुआ, इसमें कम हुआ, या इसमें ज्यादा हुआ इसमें कम हुआ है। अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग थे। जैसे मान लो एक में सपोज करो जिंक है और एक में कौन है, सोडियम। तो सोडियम को डिपॉजिट होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जिंक को डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सेम चार्ज भेजने पे अलग अलग अमाउंट में डिपॉजिट होंगे। या ऐसे समझो एक में जिंक है एक में कॉपर है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों को दिए, लेकिन जिंक का मास अलग होगा और कॉपर का मास अलग होगा। तो जिंक का अमाउंट अलग डिपॉजिट होगा, कॉपर का अमाउंट अलग होगा, तो जो मास है वो बदल जाएगा। तो अब ये मास किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, उनके इक्विवेलेंट मास पे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो उसमें उनका इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां से इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट अगर हटाओ तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 हो जाएगा, और W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E2। दो है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड W1 अपॉन W2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन क्या, E2। W1 अपॉन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2। सिंपल है। अब अगर बताओ W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 हो गया, तो हम कैसे समझे, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, यानी यहां से सिस्टम बनाइए कि W1 अगर मैं यहां से W की बात तो समझ गया और E भी समझ गया, तो ये तो बात समझ में आ गई कि अगर हम W1 की जगह W जिंक रख दें और अपॉन क्या रख दें, W कॉपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, E जिंक अपॉन E कॉपर, यानी जिंक का इक्विवेलेंट मास अपॉन कॉपर का इक्विवेलेंट मास। हम आगे भी बदल सकते हैं, W बराबर कुछ पढ़ रखे हो, W इक्वल टू क्या पढ़ के रखे फर्स्ट क्लास है, ZIT। तो हम अगर W बराबर वी नो दैट, बोलो क्या जान रहे हो, हालांकि इतने की ही जरूरत पड़ेगी, आगे की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। W इक्वल टू क्या पढ़ रहे हो, W इक्वल टू Z इंटू Q लिख सकते हैं, Z इंटू, तो बताओ Z1 अपॉन Q अपॉन Z2 अपॉन Q इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये Q1 Q2 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है, जितना इसमें भेजा गया उसमें उतना भेजा गया था, यानी Q से Q को क्या कर दे, कैंसिल। तो बताओ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन क्या, E2। यानी यहां से अगर हम कॉन्सेप्ट निकालें
यहां से अगर हम कॉन्सेप्ट निकालें तो जो इक्विवेलेंट मास है और जो जेड है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, Z के। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को F बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यानी Z बराबर क्या हो जाएगा, E बाई F। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया है कि E अपॉन F कैसे आया। जैसे मैंने पिछले वाले केस में डायरेक्ट वैल्यू रखा था, E बराबर ये होता है, Z बराबर ये होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया कैसे होता है। अब यहाँ पे फैराडे F क्या है, F बराबर फैराडेज कांस्टेंट है, और फैराडे कांस्टेंट क्या बताता है, चार्ज 1 फैराडे इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो फैराडे कांस्टेंट क्या हो गया, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.022 into 10 to power 23, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.67 into 10 power -19 कूलम। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको वो वैल्यू मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट बोले अगर 1 फैराडे, हेलो 1 फैराडे 96500, 2 फैराडे 2 into 96500, 3 फैराडे 3 into 96500। अच्छा बताओ, अब बताओ मुझे ये कितना फैराडे होगा, 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 5 फैराडे ना, एग्जैक्टली ये बराबर हो जाएगा 5 फैराडे के, और ये बराबर हो जाएगा 5 into 96500 के। ये बात भूलिएगा नहीं, यहां 5 लिखने का मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 लिखने का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इनके क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं क्वेश्चन तुरंत बता रहा हूं इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम को इतने ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए कितने कूलम्ब चार्ज की जरूरत पड़ेगी, यानी फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, तो आपको निकालने ये सब आना चाहिए छोटा छोटा है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक हो जाएगा सबसे गुड। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां से फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं, सीधे देखो एकदम कोई, अगर मैं ऐसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास AlCl3 है, AlCl3 है, और हमें क्या चाहिए कि AlCl3 से हमें 27 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम AlCl3। AlCl3 से हमें इलेक्ट्रोड पे 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है, तो हमें कितने कूलम्ब चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AlCl3 को तोड़ेंगे तो Al ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब जहां तक हम समझते हैं कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और एटॉमिक मास 27 होता है, तो ये बात सीधी सीधी साफ हो गई कि Al ट्राई पॉजिटिव से हमें क्या चाहिए, Al चाहिए जिसका मास 27 ग्राम हो जाएगा। अब बताओ Al न्यूट्रल चाहिए ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने फैराडे, 3 फैराडे। अब 1 फैराडे का होता है 96500, तो 3 फैराडे हो गया, 3 into 96500, क्या यहीं आगे लगा सकते हो, कूलम। सिंपल। अब ऐसे कुछ भी अगर आता है तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसी से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा, सबसे इजी है। तो ये फैराडे के दोनों फार्मूले हो गए, और ये उसका जो एक बेसिक क्वेश्चन बनता है वो हो जाएगा। इसके आगे फैराडे लॉ में कुछ और नहीं। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में और नस्ट इक्वेशन के बारे में। गैल्वेनिक सेल और नस्ट इक्वेशन कैसे वर्क करता है, क्या होता है, जल्दी से एक छोटा सा रिकैप देखेंगे, सो दैट हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो बोर्ड एग्जाम में जो कर ना पाए। तो मुझे उम्मीद है अभी तक सबको समझ में आ गया होगा, अभी तक पिछले जितने भी लेक्चर हमने लिए उनमें क्या क्या समझ गए होंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, कोहलाउस लॉ, इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फैराडे कांस्टेंट, यहां तक का हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल एंड वो नस्ट इक्वेशन, जो इसका मेजर पोर्शन है, जिसके क्वेश्चन तो नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन तो डन है, आना ही आना है,
तो उसी को हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं कैसे कैसे काम करेंगे। चलिए जल्दी समझते हैं। अब गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है? गैल्वेनिक सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब तक हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे थे तो उसका काम था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना। अब गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो उसका काम है, गैल्वेनिक सेल का काम क्या है? जो केमिकल एनर्जी है उसे किस में यूज करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज करना, यही इसका काम है। कैसे यूज करेंगे वो समझिए। सबसे पहले अभी तक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही कंटेनर के अंदर हो रहे थे, आपने देखा था। लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग कंटेनर है। सीधे ऑन पॉइंट पे रहिएगा। ये एक कंटेनर हो गया, ये दूसरा कंटेनर। अब बेटा क्या करना है तुमको? एक में एक इलेक्ट्रोड लगा देना है, एक में दूसरा इलेक्ट्रोड लगा देना है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को पहले तो आपस में क्या करना है? ये दूसरा हो गया, ये इसका दूसरा हो गया। तो हमारे पास क्या है कि दो इलेक्ट्रोड का मतलब एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक ये हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों को कुछ ऐसे कनेक्ट करना है। इन दोनों को कुछ ऐसे कनेक्ट करना है। ये क्या बोले जाते हैं? एग्जैक्टली, इनको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो ब्रिज का मतलब तो समझते ही होंगे। ब्रिज का मतलब होता है जो दो चीजों को क्या करके रखे? ज्वाइन करके रखे। तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, वो दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, दोनों इलेक्ट्रोडों को ज्वाइन कर दिया थ्रू द सॉल्ट। अब क्या करते हैं? इनको ले जाते हैं और यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो यहां पे हमने क्या लगा के रखा है? एक गैल्वेनोमीटर लग गया। गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के बाद क्या करेंगे कि हम यहां से ये देखें, इन दोनों को इसके अंदर एक सोल्यूशन फिल कर लेंगे। अब अलग अलग कंटेनर के अंदर अलग अलग लेंगे, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन कराना और एक का क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। देखो यहां पर मान लो हमने ले लिया ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन, तो यहां पर हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। यहां पर हमने जो जिंक रॉड ली है वो जिंक रॉड ले लेते हैं, तो यहां पर हमने जो कॉपर ली है वो कॉपर की रॉड ले लेते हैं। इसे हमने क्या बोल के रखा है? गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो तुरंत बता देगा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और बता देगा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? दो सेलों को आपस में क्या करके रखना? कनेक्ट करके रखना। अब सुनिएगा, जब आप इनको करंट को जोड़ेंगे, अच्छा इसके अंदर क्या होता है? बाकी सब तो आपने फॉर्मेलिटी पढ़ी होगी नॉर्मल क्लासेस में। तो यहां पर हमने क्या लगा के रखा है? कॉटन प्लग। क्या लगाते हैं? कॉटन प्लग। अब कॉटन प्लग क्या होता है? कॉटन प्लग का काम क्या होता है? कॉटन प्लग का काम होता है कि वो सिंपल उन्हीं आयंस को इस सॉल्यूशन के अंदर आने देगा जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, यानी जिनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो आएंगे। अब चला अगर इसको हटा देंगे जो में रहेगा उसी भद्र जोशी में गिर जाएगा। तो हमें क्या करना है? ये कॉटन प्लग लगाने से सिर्फ जिनका रिक्वायरमेंट है सॉल्यूशन के अंदर वही आएंगे, बाकी आयन अपने आप उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे। तो अब हमने यहाँ पे इसलिए कॉटन प्लग लगा के रखा हुआ है। अब सुनोगे ध्यान से, अगर जिंक है और कॉपर है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। उम्मीद है सबको याद है? नहीं याद है मैं बगल बोर्ड पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको आप देख लीजिए। क्या था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? हेलो, रतिया में गाना गाए थे क्या? रतिया में गाना गाए थे? अरे ध्यान मग्न हो गया। पंडितों जैसे वो होते थे, क्या कहते, पहले ऋषि मुनि होते थे, आंख बंद करके गहरी चिंतन में चले गए, वैसे चला गया है। नहीं, शाबाश बेटा, कुछ हम लोगों को भी ऐसे सिखा दो, हम लोग भी ऐसे ध्यान मग्न हो जाएंगे। बोर्ड के बाद सिखाओगे? जब बोर्ड के बाद इससे मिलना है। अच्छा, मेरे घर आके सिखाओगे? चलो अच्छा है, कम से कम गुरु गुरुए रह गए, चेला शक्कर हो जा रहा है। नहीं
लिपो बसर का सोमैल मंजन कर, आज मंजन नहीं करके आया इसीलिए उसका फ्रेश नहीं हो पाया। तो बहुत फीकड को निशान ले, HCU, HGAG, AG, PT, AU। तो ये हमारी कही जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोली जाती है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कौन भाई साहब एनोड का काम करेंगे, कौन कैथोड का काम करेंगे, कौन कहां जाने वाला है, कौन क्या करने वाला है। तो समझिएगा, ये इसे लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, टिन और लेड, फिर H, C, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। हम लोग कैसे याद करके रखे हैं? लिपो बसर का, कौन है बसर का? लिपो, 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 ब के बाद क्या जी? सर, बसर का के बाद सो मैल, सोमैल क्या? मन जन कर, का कर? मंजन कर। उसके बाद फीकड, फीकड को नी के बाद सान और फिर ले। तुमको कैसे सीखा है, सीख रखे हो हम लोग, कैसे सीख रखे हैं? लिपो और बसर ये ब्रांड नेम है, नहीं? जैसे पतंजलि तो इसे लिपो बसर। अब पतंजलि का कौन सा मंजन करते हो? दंतकांति। तो लिपो बसर का कौन सा मंजन करोगे? सोमैल मंजन। कौन मंजन? और नाम रखा गया भाई, अपना ब्रांड, अपना नाम। लिपो बसर का कौन सा मंजन? सोमैल मंजन कर। तो लिपो बसर का सोमैल मंजन कर, क्या हो जाएगा? दतवा में जंग लग जाएगा। तो कैसे कहेंगे? लिपो बसर का सोमैल मंजन कर, कर 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 हो गया। फी माने आयरन, फी कड। अच्छा, इसी आयरन से समझ जाओगे, फी माने आयरन, आयरन का होता है रस्टिंग, रस्ट होना है, तो इसे समझ जाओ। फी कड, लाल पीले नीले हरे बैगनी अंदर ही दांत हो जाएंगे। फीकड को निशान ले, फीकड मतलब समझ गए ना, जंग का निशान ले ले। तो लिपो बसर का सोमैल मंजन कर, फीकड को निशान ले। लिपो बसर का सोमैल मंजन कर, फीकड को निशान ले। मुझे लगता है इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो क्या बोले? लिपो बसर का सोमैल मंजन कर, फीकड को निशान ले। फिर क्या? H, उसके बाद इसको रट्टा मारना था, CU, HG, AG, PT, AU। ठीक है, CU, HG, AG। देखो धीरे धीरे कहानी बढ़ती जा रही है, सस्ता उससे महंगा, उससे महंगा, और इन दोनों में थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, प्लैटिनम नीचे गोल्ड ऊपर। तो प्लैटिनम थोड़ा सा ऊपर है, गोल्ड नीचे। ये दोनों नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं, लगभग रिएक्ट नहीं करते हैं, और इधर सब ये नोबल मेटल की कैटेगरी में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो लिपो बसर का सोमैल मंजन कर, फीकड को निशान ले। अब इसमें समझो, जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो एनोड होगा, जो ऊपर होगा वो क्या होगा, और जो नीचे होगा वो क्या होगा? कैथोड। इसका मतलब समझो कि यहां पर इसका काम क्या होता है? मैक्सिमम टेंडेंसी, मैक्सिमम टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और बेटा जो लॉस करता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा बताओ? लिथियम करेगा।
और वहीं पे जो गोल्ड है उसके पास इलेक्ट्रॉन को क्या करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, बोलो तनी। हाँ, मैक्सिमम या इसे बोल सकते हैं मिनिमम टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी इन एक्वस सॉल्यूशन सबसे कम होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम किस में बात कर रहे हैं, इन मेटल की बात कर रहे हैं। जब नॉन मेटल में जाओगे तो बात बदल जाएगी। इन मेटल के अंदर जितने मेटल यहां लिखे हैं इन सब में इसके पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी सबसे कम है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता अगर लॉस करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी तो गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? अब अगर लॉस करने की टेंडेंसी कम है तो गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा। अच्छा बताओ, जो गेन करेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? और जिसका रिडक्शन होगा वो बोला क्या जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ इतने मेटल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया में अब इससे बड़ा कोनो नहीं होगा। हम नॉन मेटल में जाएंगे केसेस बदलने लगेंगे। सिर्फ जितना मेटल ये बोर्ड पे लिखे हैं इनमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा एक बात और, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, कौन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब धीरे धीरे नेगेटिव लेस नेगेटिव होता जाएगा और यहां तक आते आते क्या हो जाएगा? जीरो, और फिर इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका जितना कम नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एबिलिटी कम होती जाएगी और गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अभी मैं कहानी को इसको यहीं पे होल्ड रखता हूं, तुमको अगर कुछ 2-3 बातें और समझाता चलता हूं, फिर इस पे कंटिन्यू करता हूं। इसको अभी यहीं पे होल्ड करके रखते हैं। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड तो समझ गए ना, इलेक्ट्रोड क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड वो हो गया मेटल सरफेस जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या क्या होता है? रिडक्शन। मेटल सरफेस जहां पे क्या हो? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं? बोलो बोलो। 2 टाइप के। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एक्टिव और एक को बोलते हैं इनर्ट। एक्टिव और इनर्ट में क्या अंतर है? एक्टिव मतलब जो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर जाए, जो उसमें खुद क्या कर जाए? पार्टिसिपेट कर जाए, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड। और इनर्ट क्या होते हैं? जो उससे हो, जो उनका उसमें कोई रोल नहीं हो। जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग घर पे ऐसे लोग मोबाइल लिए स्क्रॉल कर रहे हैं, सब वीडियो देख रहे हैं, नो लाइक नो कमेंट नथिंग, बस स्क्रॉल कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, रील्स वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ना कोई रिप्लाई नहीं, कोई कमेंट नहीं, ना खुद बना रहे हैं, ना बस देख जरूर रहे हैं छुपे तौर पे। इनएक्टिव यूजर्स, ताकि पता ना चले हम भी कुछ देख रहे हैं, छुप छुप के अपना देखे जा रहे हैं वीडियो और दिखा नहीं रहे, नहीं हम ना किसी का लाइक ना शेयर, ताकि कुछ ऐसा ना हो। तो ये इनर्ट हो गए। एक्टिव, एक ठू देखा, दूध देखा, मन करने लगा, रुक हम एक ठू बना लेते हैं, एक्टिव हो गए, हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर गए, 2-4 रील हमारी भी बन के टहलने लगी। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट क्या हुए? हम छुपे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे तुम सब में कोनो बदमाशी कर रहा है, मजा ले रहा है, वो बदमाशी हो रही है, चाटू बदमाशी कर रहे, तीसरा बैठ के मजा ले रहा है, खूब मजा आ रहा है उसको भी, लेकिन वो उसमें भाग नहीं ले रहा, पार्टिसिपेट, मार खाएगा, ये मार खाएगा, मजा तो हमको भी आ रहा है। तो इंटरटेनमेंट तो ले रहा है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इनर्ट। और खुदो इन्वॉल्व हो जाए, चाटू मारे तो शुरू हो जाए, तो वो हो जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ इनर्ट और एक्टिव 2 टाइप के हो गए। अब जब हम एक्टिव में जाएंगे तो ये एक्टिव की 2 कैटेगरी बनती है। एक्टिव की कितनी बनती है? 2। कौन कौन सी बोलती है? एक को बोलते हैं कैथोड, अरे बोलते रहो, एक को कैथोड और एक को एनोड। अब बताओ, अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड जानते हो क्या होता है? कैथोड वो होता है जहां पर रिडक्शन होता है, और एनोड वो होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। इसका एक सिस्टम है, एनोड ऐसे याद रखो, एलोन, ALONE, एलोन। कैसे याद रखोगे भैया? एलोन में, एलोन बना है किससे? A से, L से, O से, NE से। अब A का मतलब हो गया एनोड,
ए का क्या मतलब हुआ, एल का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, एल का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट, ओ का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और एनी का मतलब नेगेटिव, यानी एनोड कहां होगा, लेफ्ट में, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात गैल्वेनिक सेल के लिए है, इलेक्ट्रोलिटिक के लिए नहीं है, ध्यान देना। तो यहां पर एनोड पे क्या होगा, कहां नहीं बोल रहे जी, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब इतना तो समझ पे करते होगे, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, लॉस, और जिस पे रिडक्शन होगा वो क्या करेगा, गेन। तो बताओ ऊपर वाला लॉस करेगा कि नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला गेन करेगा। तो ऊपर वाले लॉस करेंगे, यानी जो ऊपर होगा, जैसे मान लो जिंक और कॉपर मैंने लिया है सीरीज में, यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे कौन है, कॉपर, तो यहाँ पे जिंक दिख रहा होगा और कॉपर 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 कॉपर, तो कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जिंक तो लॉस करेगा ना, तो जो लॉस करेगा वो काहे का काम करेगा, एनोड का, यानी जिंक भैया किसका काम करेंगे, एनोड का, और कॉपर बाबू कैथोड का। तो जिंक एनोड का, कॉपर कैथोड का। मान लो जिंक कॉपर छोड़ दो, मान लो तुमको दे दिया पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो पोटेशियम और मैग्नीशियम में कौन एनोड, पोटेशियम, कैथोड कौन, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी पोटेशियम के कंपेयर में कम है। तो जैसे एक को सोल्यूशन में डालोगे, इलेक्ट्रॉन को कौन लॉस करेगा, पोटेशियम, तो भैया जब पोटेशियम लॉस करेगा तो मैग्नीशियम को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। एबिलिटी सीधी सी साफ है, कोई दिक्कत है इसमें। तो बताओ इलेक्ट्रोड क्या हुए, मेटल सरफेस जिनके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो अब इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की जो पोटेंशियल होगी, पावर, स्टैमिना, उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी होगी, टेंडेंसी, उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल से मतलब है पावर, क्या होता है, पावर। तो अब हम इसके बाद यही बात करने जा रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रोड समझ गए तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। एक को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक को क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, गेन। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड, सिंपल है। तो एक के पास गेन करने की एबिलिटी है और एक के पास लॉस करने की। अगर मेरे पास गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब मेरा गेन कर रहा हूं भाई, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा, तो मतलब मेरा, सिंपल है, फंडा क्लियर है। तो दो चीजें यही होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक गेन करेगा एक लॉस। चलिए, तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ गए, हम समझ गए कहां पे क्या होने वाला है। तो अब एक बात बताइएगा, अब एक बात बताइए, तो यहां पर जब हमने कनेक्ट करके रखा है इसमें, तो हमारे पास एक कौन है, जिंक है, और एक कौन है, कॉपर है। तो बताओ कौन लॉस करेगा और कौन गेन करेगा, अरे भाई बोलो जल्दी से। जिंक क्या करने वाला है, लॉस, और कॉपर क्या करने वाला है। अगर जिंक लॉस करेगा तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर गेन करेगा तो कॉपर का, तो जिंक का लॉस हो रहा है, जिंक कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए बोले जाएंगे कि जिंक भैया लॉस करो ना, तो जिंक बदल जाएगा सॉलिड स्टेट से Zn डाई पॉजिटिव में, और वो भी कैसे, एक्वस में, बाय लॉस ऑफ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, तो इसका मतलब यहां पे हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, वहीं पे कॉपर साहब क्या करेंगे, पहले से सॉल्यूशन के अंदर Cu डाई पॉजिटिव बैठा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को घपक से लेके Cu सॉलिड में बदल जाएगा, और इसे बोल देंगे भैया क्या, रिडक्शन। तो जहां पर रिडक्शन, ध्यान से सुनना है, अब तुमको क्या सुनना है, इस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर सल्फेट में से Cu डाई पॉजिटिव इस रॉड पे जाएगा, तो रॉड धीरे धीरे मोटाती जाएगी कि नहीं, दिन प्रतिदिन, टाइम टू टाइम थिकर होती जाएगी।
क्योंकि सारा कॉपर सोल्यूशन से कूद कूद के कहां पे डिपॉजिट होगा, रॉड पे, तो रॉड हेल्दी होता जाएगा। और जिंक वाले केस में क्या हो रहा था, रॉड से जिंक कूद कूद के सोल्यूशन के अंदर जा रहा था, कौन से फॉर्म में, Zn डाई पॉजिटिव में। तो ये बेचारा जो हट्टा कट्टा था, मतलब थोड़ा सा हेल्दी टाइप का था, वो अनहेल्दी हो रहा है। वो कैसा हो रहा है, अनहेल्दी। मान लो ऐसा था पहले, तो जगह जगह से कट लग जाएंगे उसमें, ये देखो कट लग गए, ऐसे 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 कुछ, समझ रहे हो ना, कट का मतलब धीरे धीरे रॉड थिन होती जाएगी और कॉपर की रॉड थिक होती जाएगी। तो एक पे लॉस हो रहा है, एक पे गेन हो रहा है, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पे रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो एक कंटेनर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एक कंटेनर में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। तो एक में ऑक्सीडेशन तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल। और बेटा जब दो हाफ सेल को मिलाते हैं तो एक पूरा सेल बन जाता है। दो हाफ सेल को मिलाने से क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है। इसका मतलब जब इन दोनों हाफ सेलों को मिलाएंगे तो एक कंप्लीट क्या बनेगा, सेल। यानी एक गैल्वेनिक सेल जो होता है वो दो हाफ सेल से मिलके बनता है। एक हाफ सेल जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे हाफ सेल जिसमें क्या होता है, रिडक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कुछ ऐसे है, जहां पे रिडक्शन हो रहा है कुछ ऐसे। अब क्वेश्चन आता है, सर हेल लेमिया यू टेप ग्लास ट्यूब काहे लिए लगा के रखे हैं? बेटा इस सॉल्ट ब्रिज का काम होता है ना, दोनों तरफ से इलेक्ट्रिकल चार्ज को बैलेंस करना। अगर किसी भी तरफ चार्ज बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो अनबैलेंस हो। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे को, जो हमारा पैसा होता है, अपनी टोटल कमाई को कुछ टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को देते हैं, सरकार को देते हैं गवर्नमेंट को। साबुन खरीदने जा रहे हैं तो उस पर भी टैक्स है, कुछ भी, मतलब A to Z, एक गरीब से गरीब और रिच से रिच पर्सन सबको टैक्स देना। कुछ तो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है सीधा बेवजह ही जाता है, टैक्स में कट जाता है। जो गरीब होते हैं, कम कमा रहे हैं, उनको सामान खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स के फॉर्म में जा रहा है। मतलब टैक्स तो सब दे रहे हैं। अब जो हम टैक्स दे रहे हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हमारे पैसे को एक साथ कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिमेट्री बैलेंस कर सके। किसी जरूरतमंद को कहीं जरूरत है दे सके, कहीं की सड़क टूटी उसे बनवा सके, कहीं कुछ हो सका, मतलब किसी भी तरह पे गरीबों को कुछ दे दिया। अब ऐसे हमसे कोई कह दे भैया वो गरीब है उसको दे दो, तो हम अपना पैसा उठा के तो जल्दी नहीं देंगे। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई बहुत ज्यादा दयालु टाइप का, चलो भैया घर द्वार में बेच देगा, अपना अलग बात है, लेकिन सब ऐसा नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ देम पैसा रखा हुआ, कोई आ गया, खा रहे हो भैया मुझे भी खिला दीजिए, भूख लगी है पैसा नहीं है, रखे हैं नहीं खिला रहे हैं, रखे हैं नहीं खिला रहे हैं। तो ये अनसिमेट्री है। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट, अब वो अलग बात, अब सब चोर निकल जाए, सब अपने पैसा बटोर के रखने लगे, अपने फॉर्च्यूनर पे चले हैं तो उनको साइकिल वाले को मार के हारन गिरा दें, वो अलग बात है। लेकिन बैलेंसिंग के लिए यही बना था कि पैसा हम दे रहे हैं और इसमें इक्वलिटी आ जाए, कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी जरूरत को क्या कर दें, पूरा कर दें। तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम भी यही है कि दोनों हाफ सेल को क्या, चार्ज को बैलेंस कर दे। ऐसा नहीं है कि किसी तरफ चार्ज ज्यादा हो जाए और किसी तरफ चार्ज, तो ऐसे केस में क्या होगा, अनइक्वल आ जाएगा। हम पुलिस को, हम गवर्नमेंट को पैसा दे, उसने पुलिस बना के रखा है, को हम कमजोर हैं, हमको कोनो मार रहा है, हम पुलिस को बुला लेंगे, तू हमारी मदद करेगा, इसलिए तो बना के रखा है। नहीं तो पुलिस नहीं होगी, ले भैया जो कमजोर हो धुआया जा रहा है एकदम बढ़िया से, कोनो बोलने ही नहीं जा रहा है, बोलेगा वो कट्टा निकाल ठोक देंगे तुमको भी, नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि सिंपल है। तो उसके लिए तो हमने पुलिस बना के रखा, उसके लिए हमने वर्ड, सब अपने ही पैसे का तो दे रहे हैं ताकि हर जगह सब कुछ क्या रहे, बैलेंस रहे। तो इसका भी काम है, इस सॉल्ट ब्रिज का जो काम है उसका है दोनों तरफ चार्ज को क्या करना, बैलेंस करना। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, इधर देखिएगा, जब रॉड से जिंक निकल के बाद बार सोल्यूशन के अंदर आ रहा था, तो आपको नहीं लग रहा Zn डाई पॉजिटिव कंटेनर में बढ़ता जाएगा? अरे बोलो भैया। और जब इनमें से कॉपर कूद के रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा था, तो कॉपर गया तो बचा कौन, सल्फेट। कौन बच गया, सल्फेट। तो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रह गया था, तो धीरे धीरे इसके अंदर सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो एक चार्ज, एक में Zn बढ़ता जाएगा और एक में कौन बढ़ता जाएगा, सल्फेट। कुछ टाइम बाद का होगा, जब इनमें इतना जिंक आ जाएगा, तो जैसे एक ठो जिंक निकल के रॉड से सोचेगा कूदे धमाक दे, तो बाकी सब उसको रोक लेंगे, भाई नहीं, बहुत ज्यादा यहाँ है, कंसंट्रेशन बढ़ गया है, आने ही नहीं देंगे। यानी कहते हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो बैलेंस हो जाएगी। एक ट्रेन के अंदर पूरी ट्रेन खचाखच भरी है, तो
अब एक को इधर से धक्का मारोगे, जबरदस्ती घुसोगे तो तुम ताकतवर हो, धक्का मार के घुस गए तो वो खिड़की से कौन तू झम बाहर चला जाएगा। एक कहने का मतलब समझिए कि जब यहां पर बैलेंस हो जाएगा तो एक जैसे ही इसमें आएगा कोई दूसरा उसके रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा के रखा है, अब इसका काम क्या है, जैसे यहां Zn डाई पॉजिटिव बढ़ेगा, इससे होता हुआ, इस सॉल्ट ब्रिज से होता हुआ वो इधर आ जाएगा, और यहां जैसे सल्फेट बढ़ेगा तो सल्फेट यहां से होते हुए धीरे धीरे कहां चला जाएगा, इस कंटेनर में। तो सल्फेट यहां जाएगा, जिंक यहां का, मतलब जिसके पास जो ज्यादा है, हम कुछ लोग मार्केट में सब्जी बेचने जाते हैं तो कुछ लोग उसे खरीदने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियम। एक प्लेस बना दिए, भाई मेरे पास ज्यादा है मैं बेचने आया हूं, उसके पास कम है वो खरीदने आया, ये होगा तभी तो चलेगा। तो यहां पर भी वही काम है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को। इसके पास क्या ज्यादा है, पॉजिटिव, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। अब कुछ गरीब दुखी जो है नहीं जा पा रहे हैं, हमें फास्ट बैलेंस करना है, तो हम इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। ध्यान देने की बात क्या है, हम जिस भी ये क्वेश्चन है बोर्ड का, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट को फिल करेंगे उन दोनों आयनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, यानी दोनों या तो एक्सप्रेस हो, या तो सुपर फास्ट हो, और या दोनों पैसेंजर हो। एक पैसेंजर और एक सुपर फास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, नहीं तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा ना। दोनों, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब निकला कि या तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैटायन हो, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग हो, या दोनों क्या हो, वीक हो। ये नहीं एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड नहीं ले सकते क्योंकि क्लोराइड स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम क्या है, वीक है। हम सोडियम एसीटेट नहीं ले सकते क्योंकि सोडियम में सोडियम स्ट्रॉन्ग है और एसीटेट वीक है। हम ले क्या सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। Na2SO4 ले सकते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। याद रखना है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम वही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिनमें दोनों या तो स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो। ये नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। अब जब हमने सॉल्ट ब्रिज फिल कर लिया, उसके अंदर एक और चीज भरते हैं, अगर अगर नाम का जिलेटिनस सब्सटेंस, सीवीड से बनाते हैं, समुद्र की घासों से जला करके उसे बनाते हैं, चिपचिपा होता है, ताकि जब हम इसके अंदर ये पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट को रखे तो उसके साथ बॉन्ड करके चिपचिपा हो जाए, अपने आप है ना फ्लो होने लगे। रिक्वायरमेंट पड़ने पर रिस्क, जैसे हम किशमिश को पानी के अंदर डालेंगे, नमक पानी के अंदर, तो किशमिश श्रिंक होगी ना, तो ऐसा थोड़ी ना डलते अपने यहाँ पर श्रिंक हो जाएगी, धीरे धीरे श्रिंक होगी, खींचाव पड़ेगा वाटर के ऊपर, तो उसमें से निकल के धीरे धीरे कंटेंट बाहर आएंगे। तो ये जो फ्लो है उसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम है, चार्ज को क्या करना, बैलेंस करना। तो सॉल्ट ब्रिज समझ में आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ गई, ये हो गया। अब इसमें हम सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, भाई चल ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा, द अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होगा उसे कैसे निकालेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ई सेल। क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF कैसे निकालोगे या ई सेल कैसे निकालोगे, इसका सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है, ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब यहां पे एक बात और ध्यान लो, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या, एनोड। एनोड और कैथोड ये समझ रहे हो ना, एनोड कैथोड। तो एनोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल। ये ई नॉट सेल की वैल्यू इस सीरीज में दी रहती है, किसकी सीरीज का, एक्सपेरिमेंटली निकाल के रखी रहती है। ई नॉट का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट, उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट 1 atm pressure, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो कैथोड का अलग होता है, एनोड का अलग। तो कैथोड माइनस एनोड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। अब नेक्स्ट इक्वेशन तो उम्मीद है सबको याद ही होगा, क्या है बताओ जल्दी से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। अभी मैं ये ना लिखूं, पहले तो आप पूरा वाला याद करिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 nRT
अब यहां से n की वैल्यू को हटा लेते हैं तो RT हो जाएगा, RT अपॉन क्या n, और लॉग विथ 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ क्या रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला बनता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ। अब यहां से हम इसको अगर 25 पे बात करें, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, और मैं यहां लिख सकता हूं QC, क्या लिख सकता हूं, QC पढ़े हो ना, QC KC, तो बात एक ही है, ये हम QC लिख सकते हैं। अब यहां तक का एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है, अभी हमें पूरा नस्ट इक्वेशन सही से समझ लेना है, तो जल्दी से अब हम नस्ट इक्वेशन के अगले स्टेप पे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई कहीं दिक्कत? देखते रहो, ध्यान से रिवाइज करते रहो बेटा। अब देखो, अगर मैं नस्ट इक्वेशन की बात करूं तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला एट 25 डिग्री सेल्सियस क्लियर है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका बन गया, जिसे हम QC भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट QC। चलो अब आगे बताओ, अगर मैं ये जो फॉर्मूला है, क्या देखिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 QC, ये तो हो गया। अब अगर मान लो रिएक्शन कहां पे आ जाए, इक्विलिब्रियम में, कहां पे आ जाए, एट इक्विलिब्रियम में आ जाए, तब क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे बताओ, इक्विलिब्रियम में ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0। अरे भाई इक्विलिब्रियम आ गई, मतलब अब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट का फ्लो होना बंद हो गया, तो करंट का फ्लो होना बंद हो गया मतलब ई सेल की वैल्यू क्या हो गई, 0, और वहां पे QC बराबर जो होगा वो किसके हो जाएगा, KC के। तो अब हम ई नॉट सेल बराबर क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 KC, ये KC निकल जाएगा। ये भी नस्ट इक्वेशन ही है, कुछ और नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बस अंतर ये है कि ये नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन है और ऊपर वाला नस्ट इक्वेशन विदाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये दोनों में इतना सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। अब आगे बढ़िए, अब एक बात बताइए, अगर इतना तो ठीक है, अब गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेशन निकालते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है कि किसी भी सेल के पास कितनी इफिशियंसी है वर्क, जैसे सेल की जो टोटल एनर्जी होती है वो अलग होती है, और टोटल एनर्जी में कितनी एनर्जी हम वर्क डन में यूज कर सकते हैं वो अलग हो जाती है। तो वर्क डन में यूज की हुई एनर्जी अलग हो जाएगी और टोटल एनर्जी जो उसकी होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अब अगर मैं ऐसे बोलूं गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी बराबर, गिब्स फ्री एनर्जी को क्लास 11th में पढ़ रखा है सब, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम सब आए हैं, तो डेल्टा जी बराबर माइनस NF E नॉट हो, ई सेल हो जाएगा, G इक्वल टू क्या, माइनस NF E सेल, या अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछूं तो माइनस NF E नॉट सेल हो जाएगा। बस ये दो बातें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा और नॉर्मल उसके लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस तरीके से आप इनके भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशन तक का कंटेंट हो जाता है। अब हमें सिर्फ एक पोर्शन इस चैप्टर का पढ़ना है और वो है बैटरी, लास्ट कंटेंट बैटरी, जिसमें हम लेड स्टोरेज, गैल्वेनिक सेल, फ्यूल सेल, ड्राई सेल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं उसको, ठीक है। यहां तक का रिवाइज कर लेंगे, ओके।